हे एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हल गार्डन में स्वागत है। यह है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 310 और इसमें जियान दोबारा से मैग्मा वर्ल्ड में एंटर करने वाला है। मैग्मा वर्ल्ड की गहराइयों में कौन से राज छुपे हुए हैं वो भी धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे होंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना वरना हो सकता है आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएं। चलो अब करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, सीन दिखाया जाता है हन क्लैन का। इस समय हंटी आंडी अपनी लीडर सीट पे बैठा हुआ था और हॉल में मौजूद होते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स। तभी हॉल में उसका एक सबऑर्डिनेट एंटर करता है। जब हंटी आंडी उससे लोकेशन के बारे में पूछता है, वो बताता है कि उसे ऐसी 5 जगहें मिली हैं और इन 5 जगहों में से एक ऐसी जगह है जो हंटी आंडी के द्वारा दिए गए मैप से बहुत ज्यादा मैच खाती है। इस खबर को सुन के हंटी आंडी तुरंत ही खुश हो गया था। वो इस जगह के बारे में पूछता है। ऑफ कोर्स ये होता है ब्लैक कॉर्नर रीजन। तुरंत ही हंटी आंडी ब्लैक कॉर्नर रीजन के पास की हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देता है। बेसिकली पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को खत्म करना चाहता। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें दिखाई गई थी जान एकेडमी। इस समय एकेडमी में एक तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा था क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे और नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे थे। तभी दूर से विंड रशिंग साउंड सुनाई देने लगती हैं और कई काले कपड़ों में लोग एकेडमी के ऊपर के आसमान को आगे ढक लेते हैं। जब सूचियान कहते हैं कि आज गेस्ट को रिसीव नहीं कर रहे, तो वो सबसे आगे चलने वाला बुड्ढा जिसका नाम हन्यू होता है, वो जान एकेडमी को खाली करने के लिए बोलता है। बट इसी समय पे एक बंदे का ध्यान जाता है स्टैच्यू के ऊपर जो कि एकेडमी के सेंटर पे खड़ा हुआ था। ये स्टैच्यू होती है जियान की। जब हन्यू स्टैच्यू को देखता है, उसकी आंखें चिल्ली हो जाती हैं। वो कहते हैं आज इस जगह को खून से रंग दिया जाए। ऐसे खतरे को सेंस करके ओल्ड भाई और ओल्ड जियान भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ जाते हैं। इस समय इन दोनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार दूसन पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन जब हन्यू के इशारे पे एक बंदा आगे बढ़ता है, उसके फाइटिंग और को सेंस करके दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे क्योंकि ये होता है एक एलिट दोशेंग। इस बंदे की एक अटैक पे ओल्ड भाई और ओल्ड जियान एक ही बार में घायल हो जाते हैं। उस एलिट दोशेंग की नजर जाती है स्टैच्यू के ऊपर। वो स्टैच्यू के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। जब पूरी एकेडमी के अंदर एक हताशा सी भर गई थी, शाओयू की नजर जाती है स्टैच्यू के ऊपर। वो देखती है कि स्टैच्यू भी वैसे की वैसे ही है, उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा। जब सभी का ध्यान वापस से स्टैच्यू के ऊपर जाता है, सभी को वहाँ पे एक फिगर दिखाई दिया था। इसने भी काले रंग के कपड़े पहन के रखे होते हैं। उस फिगर की आवाज सभी के कानों में जाती है। वो कहते हैं बस एक बैंशेंग की इतनी हिम्मत हो गई है कि आज वो मेरी स्टैच्यू को तोड़ना चाहता है। जैसे उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच किया था, वो एलिट दोशेंग जिसकी वजह से पूरी एकेडमी थर-थर कांप गई थी, वो ब्लास्ट होकर खून के फुब्बारे में बदल गया था। और उस हन्यू के चेहरे को देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो पूरी ताकत लगा के चीख के बोलता है जियान। ये कहते कहते वो पीछे भागने लगता है। अब क्या ये बच के जा पाएगा? चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय पूरी जगह में शांति फैल गई थी। सभी की स्टैंड आंखें जिनमें अलग अलग इमोशंस भरे होते हैं, वो उस फिगर को देखती हैं जो स्टैच्यू के ऊपर खड़ा हुआ है। एक हल्की सी हवा चली थी, उस फिगर के कपड़े फ्लटर करते हैं। उसके वो काले बाल पीछे उड़ रहे होते हैं। भले ही नौजवान देखने में काफी सिंपल लग रहा हो, लेकिन इन सभी की आंखों में ये सारी हवा को रोकने वाला पहाड़ था। अभी सूचन और बाकियों की एक्सट्रीमली स्टैंड आंखें इस ब्लैक क्लॉथ फिगर के ऊपर टिकी थी। एक पल के बाद इन सभी के दिल जिनमें से उम्मीद पूरी चली गई थी, वो फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। सूचन चिल्ला के बोलते हैं जियान, लगता है आज वो बच जाएंगे। इस समय शाओयू ने अपने हाथों से अपने लाल होठों को ढक लिया होता है। वो कहती है वो सच में आ गया। भले ही उसे जियान को लास्ट टाइम देखे 10 साल हो चुके हो, लेकिन उस फैमिलियरिटी को अभी तक भूली नहीं है। बस बात ऐसी होती है कि अब ये फिगर पहले से भी ज्यादा स्थिरता का अनुभव करवाता है। एक और पल के लिए शांति एग्जिस्ट करती है। फिर ऊपर ग्राउंड में मौजूद स्टूडेंट्स के बीच में बातें होनी शुरू हो जाती हैं। एक क्यूट सी लड़की बोलती है सीनियर सिस्टर कि यही वो लेजेंडरी सीनियर जियान है। वो सच में बहुत पावरफुल है। उस इंसान को ओल्ड भाई और ओल्ड जियान भी रोक नहीं पाए, लेकिन इन सीनियर ने बस अपने एक अटैक से उस इंसान को खत्म कर दिया। इस समय सभी की चमकती हुई आंखें इस फिगर को देख रही थी। जियान एकेडमी की ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिलों में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी सीनियर के बारे में होती है। आखिरकार जब से जियान एकेडमी की शुरुआत हुई है, एकेडमी के अंदर ऐसे किसी की मूर्ति को बनाया नहीं गया। हन्यू का फिगर जो कि दूर जा चुका होता है, वो अपनी शौक भरी आंखों से मूर्ति के ऊपर के इस फिगर को देख रहा होता है। वो बिना हेजिटेशन के चिल्ला के बोलता है विड्रॉ। हालांकि उसने डायरेक्टली जियान से कभी फाइट नहीं करी, लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि हनमेशंग जैसा एक्सपर्ट भी जियान के हाथों से बड़ी आसानी से मारा गया है। आखिर उसके पास जियान से फाइट करने की हिम्मत कैसे होगी? उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो हनमेशंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हन्यू की तेज आवाज को सुन के हॉलो सोल के वो सभी एक्सपर्ट्स अपनी धुन दबा के पीछे भागने लगते हैं। नीचे खड़े लोग ऐसे सीन को देख के फिर से स्टंट रह गए थे। अभी विद्यार्थियों का खून खोलने लगा था। इन सब की आंखें जो कि एक्साइटमेंट से भरी होती हैं, वो इस ब्लैक क्लॉथ फिगर की पीठ को देखती हैं। वो समझते हैं कि ट्रूली स्ट्रॉन्ग क्या होता है। उसे खुद एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को यहाँ पे शो करने पर ही ये सभी एक्सपर्ट्स डर के भागने लगे। ऐसे स्टाइल को देख के ये सभी नौजवान एकदम एक्साइटमेंट की वजह से ट्रेम्बल होने लगते हैं। हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स को इस तरीके से चारों तरफ भागते हुए देख जियान जो कि स्टैचू के ऊपर खड़ा हुआ होता है, हम उसके चेहरे पे एक स्माइल को आते हुए देखते हैं। वो कहते हैं क्योंकि तुम सभी यहाँ पे आ चुके हो, तो फिर तुम्हें इतनी जानने की जल्दी क्या है? उसका एक पैर हल्का सा ऊपर उड़ के नीचे
प्रेस हो जाता है। जिस स्पेस में जियान का पैर लैंड हुआ था वहाँ से एक एक्सट्रीमली फाइटिंग इनविजिबल रिपल तेजी से फैलती है। अगले ही पल में डायरेक्टली उन भाग रहे एक्सपर्ट्स के पास पहुंच गई थी। फिर काफी जल्दी बैंग 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 के साउंड के साथ वो सभी ब्लैक क्लोथ फिगर्स खून के फुब्बारों में बदलने लगते हैं। रिगार्डलेस उनकी स्ट्रॉन्ग दोजुन की हो या फिर दोजोंग, ये बिना किसी वार्निंग के ब्लड फॉग में बदलते जा रहे थे। इस पर इनकी सोल्स भी बच नहीं पाती। हम इन्हें फोर्सफुली ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। आसमान को ऐसे खून के धुएं से कवर होते हुए देख लोगों को एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये सीन एकदम अजीब होने के साथ साथ काफी ब्यूटीफुल भी होता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स अपने आप ही एक्सप्लोड हो गए हों, क्योंकि इस समय के दौरान जो स्टैच्यू के ऊपर इंसान होता है उसने कुछ भी खास एक्शन लिया नहीं होता। अभी सूचियान दूर खड़े ओल्ड चियान और ओल्ड बाई की आंखों में देख रहे थे। वो कहते हैं ऐसी स्ट्रेंथ, इनकी आंखों में गहरा शौक मौजूद होता है। एलीट दोजों को मच्छरों की तरह मारना आखिर कैसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। इन सभी में बस वो हन्यू बच पाया था, लेकिन ये भी बस थोड़ी दूर तक ही जा पाता है। हम इसे एक के बाद एक खून की उल्टियां करते हुए देखते हैं। अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही पल में खत्म होती हुई देख उसकी आंखें एकदम खून से रंग चुकी होती हैं। वो विशेष तरीके से चिल्ला के बोलते हैं, जियान तुम इन सभी को बचा नहीं पाओगे। जैसे ही हमारी हनक्लेन की आर्मी यहाँ पे पहुंचती है ये सभी मारे जाएंगे। ये सुन के जियान की भौं सिकुड़ जाती है। वो कहता है नॉइजी। अचानक से जियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था। हन्यू के सर के ऊपर के स्पेस में एक फ्लेम जैसे जन्म लेती है। एक बहुत ही बड़ा सा पिंक फायर हैंड सीधा उसकी बॉडी में जाके स्मैश हो जाता है। उस टेरिफाइंग फोर्स के सामने वो हन्यू किसी छोटी सी चिड़िया की तरह होता है जिसके पंख जल गए हों। वो एक जली हुई स्मेल एमिट करते हुए जमीन पे दूर जाके गिरता है। जहाँ पे काला हन्यू गिरा था हम उस डायरेक्शन में कई लाइट फिगर्स को फ्लैश होते हुए देखते हैं। ये काफी जल्दी उसके पास आ जाते हैं। इन लोगों को देख के सूचियान भी एकदम स्टार्टल हो गए थे। वो कहते हैं एक्चुअली में इनके पास हेल्प भी है। सूचियान और बाकियों की अलर्ट आंखों के सामने देखते देखते एकेडमी के ऊपर कुछ फिगर्स और आ जाते हैं। अगले पल में इनका टेरिफाइंग ऑरा पूरे एरिया को कवर कर लेता है। जब सूचियन, ओल्ड चियान और ओल्ड बाई ऐसे टेरिफाइंग ऑरी को सेंस करते हैं इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनकी खोपड़ी फटने वाली हो। ये सारे एक्सपर्ट्स एक्चुअली में सब दोषंग हैं। जब सभी लोग शॉक्ड फील कर रहे थे एक काले रंग का फिगर नीचे आता है। ये सीधा स्टेज पे जाके लैंड हुआ था। सरप्राइजिंगली ये वही हन्यू होता है, लेकिन इस समय इसकी आंखों से लाइफ गायब हो गई थी। इस मरे हुए हन्यू को देख के ऑब्जर्वर्स के गले सूख गए थे। जिस तरीके से हन्यू ने कुछ समय पहले उस एलीट दोषंग को ऑर्डर दिया था तो फिर इस हन्यू की स्ट्रेंथ उससे आगे होनी चाहिए। हाउएवर अंत में जाके इसे भी इस तरीके से मरना पड़ा। जब सूचियन और बाकी ये लोग अपने माथे से पसीने को पहुंच रहे होते हैं आसमान में किसी की तेज हंसने की आवाज गूंजती है। इमीडिएटली एक एल्डरली फिगर सभी की आंखों के सामने आता है। वो हंस के बोलते हाँ हाँ सूचियन, लगता है तुम अकेडमी को मैनेज करने के लिए सच में सूटेबल हो। आसमान में स्माइल कर रहे इस बुड्ढे को देख के सूचियन और बाकी लोग एकदम स्टन रह गए थे। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं हेडमास्टर। ऑफ कोर्स ये आने वाला इंसान नेचुरली जानन अकेडमी के हेडमास्टर मेंटियांची होते हैं। उनकी खुशी से भरी आंखें सूचियन और बाकियों को देखती हैं। फिर एकेडमी के स्टूडेंट्स को देख के उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन फ्लैश होता है। अभी की एकेडमी का साइज पहले से कई गुना बड़ा हो गया है। खैर भले ही मेंटियांची को यहाँ पे आखिरी बार आए 10 साल हो चुके हो तब भी वो खुद को यहाँ पे आउटसाइडर की तरह नहीं देखते। वो हाथ को वेव करके बोलते हैं चलो बैठ के आराम से बात करते हैं। वो जियान की तरफ देख के हंस के बोलते हैं यंग ब्रदर जियान, यहाँ पे तो सब तुम्हारे जान पहचान वाले लोग हैं, क्या अभी तुम छिपने की सोच रहे हो? ये सुन के आसमान में खड़ा जियान हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाता है। वो जूनर के साथ आर्मी के कुछ और एलीट दोषंग को लेके सभी की आंखों के सामने नीचे जमीन पे आ जाता है। वो अपने दोनों हाथों को कप करके बोलता है फर्स्ट एल्डर, हमें मिले हुए कई साल हो चुके हैं, आप कैसे हो? इस मैच्योर से दिखने वाले चेहरे को देख के सूचियन भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं लिटिल फेलो, तुम्हारी आखिरी खबर मिली मुझे कई साल हो चुके हैं, मुझे लगा था कहीं तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। जूनर जो कि जियान के पीछे होती है वो भी स्माइल के साथ बोलती है फर्स्ट एल्डर। उसके एलिगेंट और काम टेम्परमेंट की वजह से आसपास के स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। भले वो चाहे पूरी एकेडमी को खोज लें, उनके लिए ऐसी एलिगेंट ब्यूटी को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। जूनर को देख के सूचियन भी नोट करते हैं, लेकिन इससे पहले वो और भी कुछ बोल पाते हैं एक फिगर सीधा जूनर से टकरा जाता है। वो तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ा के जूनर को अपने गले लगा लेती है। ये देख के जूनर भी एकदम चौंक गई थी, लेकिन इस इंसान को पहचानने के बाद वो भी हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है तुम्हारा टेम्परमेंट अभी भी वैसा ही है। फुजी हंस के बोलती ही जूनर, तुम और भी इंचेंटिंग होती जा रही हो, लेकिन लगता है तुम अभी भी इस लड़के के चंगुल से बच नहीं पाई हो। बगल में खड़ा वुहाओ अपनी हैवी सोर्ड को फिर से पीछे रखता है। ऐसे सीन को देख के उसके चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। फिर उसकी आंखें जाती है जियान की तरफ। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। चाहे भले ही कितने भी साल निकल गए हो, दोनों के बीच की फ्रेंडशिप खत्म नहीं हुई है। एक और जाने पहचाने चेहरे को देख के जियान के दिल में कुछ फ्लक्चुएशन अपीयर होती है। जियान तुरंत ही स्माइल के साथ सूचियन की तरफ देखता है। वेल वो एक्चुअली में देख रहा था सूचियन के पीछे खड़े एक फिगर को। अगले पल में जियान ने एक सीटी बजा दी थी। जियान जो कि इन बचकानी चीजों से दूर रहा करता था उसके हिसाब से काफी अलग चीज होती है। जियान कहता है लगता है तुम्हें टीचर बनना काफी पसंद है। हाँ, जियान को सीटी मारती हुए देख हम शायू के चेहरे को लाल होते हुए देखते हैं। वो जियान को घूरते हुए बोलती है तो अब तुम्हारा वापस आने का मन हो गया। जियान पहले ऐसे वुडनेक सिटी में
बर्ताव किया करता था। उस समय शाओयू को चिढ़ाने के लिए ये जियान का ट्रेडमार्क स्टाइल होता है। उस समय शाओयू जियान के ऐसे एक्शन की वजह से एकदम गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब वैसी टीजिंग को बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रही है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उसके दिल में इस चीज को लेकर काफी एंटिसिपेशन है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने दिल में इस बात को समझती थी कि इस समय जियान वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा है जो कि उसे नहाते समय चुपके से देखे। थोड़ी दूर बगल में खड़ा हुआ शाओगेट का मिडिल एज मैन जियान को देख एकदम एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत ही अपने हाथों को कप करके बोलता है, ये सबऑर्डिनेट आपका स्वागत करता है। ये सुन के जियान कहता है, तुम शाओगेट से हो राइट, तुमने काफी अच्छा काम किया। अभी वो मिडिल एज मैन भी एक तरीके के धर्म संकट में पड़ गया था। वो कहता है, मैंने अपनी ड्यूटी को फेल किया है, मैं जियान एकेडमी की रखवाली नहीं कर पाया। शाओगेट के अंदर जियान को एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस माना जाता है। उसने कभी सोचा नहीं होता कि वो जियान को एक्चुअली में रियल में देखेगा। जियान अपने हाथ को वेव करके बोलता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इस समय भी शाओगेट ऐसे एनिमी से डील नहीं कर सकता। खैर जियान और भी कुछ कहने वाला होता है, तभी दूर से कुछ फिगर्स पास आते हुए दिखाई देते हैं। ये कुछ ही फ्लैशेस में उसके बगल में आ गए थे। ये काइलिन और बाकी के लोग होते हैं। काइलिन जमीन पे लैंड करने के बाद स्माइल के साथ बोलती है, बाकी जगहों पे हनक्लन के लोगों को भी खत्म कर दिया गया है। इस समय जब सूचियान की आंखें जियान की स्टोरी को देख रही होती हैं, उन आंखों में एक डर देखा जा सकता है। वो पाते हैं कि इन सभी एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ एक्चुअली में 2 श्रृंखला से पहुंच चुकी है। ऐसी लाइनअप बच्चों को डरा के एकदम पागल करने के सफिशिएंट है। वो बिटर तरीके से हंस के बोलते हैं, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। जियान की आंखें देखती हैं मेंटियांची की तरफ। इस समय उसका एक्सप्रेशन थोड़ा और सीरियस हो गया था। वो कहता है एक परेशानी खड़ी हो गई है। मेंटियांची डीप आवाज में कहते हैं, इस समय के दौरान एकेडमी और स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द दूर शिफ्ट किया जाए। ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बड़ा मामला होने वाला है। वेल एक्चुअली मेंटियांची को भी जियान के इस कहे पे भरोसा करने में परेशानी हो रही थी कि वो तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन एकेडमी के अंडरग्राउंड मैग्मा वर्ल्ड में हो सकता है। आखिरकार जब उन्होंने फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ पे सील किया था, तो वो नीचे मैग्मा वर्ल्ड में भी गए थे। हालांकि उन्होंने गहराइयों को नहीं खबोला। आखिर किसने सोचा था कि वो उस लेजेंडरी एंशिएंट गॉड मेंशन को मिस कर देंगे। मेंटियांची और जियान की बात को सुन के सूचियान के एक्सप्रेशंस भी ग्रेव हो जाते हैं। वो कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आखिर हम इतने कम समय में इन्हें कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतने लोग नहीं है जो इन्हें सेफ्टी से दूर पहुंचा सके। ये सुन के मेंटियांची की वॉइस भी सिकुड़ जाती है। तभी जियान अपने हाथों को वेव करके हंस के बोलता है, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। उस समय मैं इन सभी को हेब्रेटूम में हाइड कर सकता हूँ, और चलो हम बाकी चीजों को अंदर जाके डिस्कस करते हैं। ये सुन के सूचियान के पास नोट करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। वो कुछ एडलर्स से कह के सभी स्टूडेंट्स को शांत करवाते हैं। फिर एकेडमी की मीटिंग हॉल की तरफ चले गए थे और उनके बीच जाता है जियान का ग्रुप। इस समय सभी लोग मीटिंग हॉल की अपनी अपनी सीट्स में बैठे हुए होते हैं। एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनली जियान अपने मुंह को खोलता है। वो कहता है, इस समय ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे फैक्शंस हॉल ऑफ सोल के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमने उन एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया है। जियान की बात को सुन के सूचियान और बाकियों की फेस में से स्विच होती हैं। जैसी इन लोगों की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी, उनके लिए पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को एक्सटरमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सूचियान कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मुझे लगता है ब्लैक कॉर्नर रीजन की उनके साथ कुछ खास दुश्मनी नहीं है राइट। हॉल ऑफ सोल से एक सैंडल पेन्स का फैक्शन है। सैंडल पेन्स का इस जगह से इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से वो भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि हॉल ऑफ सोल यहाँ पे जाके ऐसे एक्शन लेगा। ये सुनकर जियान मेंटियांची से ग्लेंसेस को एक्सचेंज करता है। हम उसे नोट करते हुए देखते हैं। फाइनली पिछले 10 सालों में जो भी सैंडल पेन्स में हुआ है, जियान ने उसे समराइज करना शुरू कर दिया था। इसमें अलायंस और हनक्लैन की फाइट भी इंक्लूडेड होती है। समरी के खत्म होते होते अब जब सूचियान की आंखें जियान को देखती हैं, इनमें एक डीप शॉक मौजूद था। वो कहते, तुम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, सिर्फ 10 साल के कम समय में तुम इस लेवल तक पहुंच गए हो। हालांकि इस मामले के बारे में मेंटियांची ने भी कुछ समय पहले बताया था, लेकिन सूचियान के पास सैंडल पेन्स की इन बैटल्स के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स मौजूद नहीं थी। ये सुन के ओल्ड जियान, ओल्ड भाई और वुहाओ ये सभी भी नोट करते हैं। जब जियान पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन को छोड़ के गया था, तब उसकी स्ट्रेंथ बस 2वां क्लास पे थी, लेकिन अब इस पूरी दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो जियान से फाइट कर सके। ओल्ड जियान और ओल्ड भाई एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, फिर वो कहते हैं, हेडमास्टर आपके हिसाब से ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऊपर आई इस कैलेमिटी का कारण हमारी जियान एकेडमी के नीचे का मैग्मा वर्ल्ड है। मेंटियांची नोट करते हैं। वो कहते हैं, उस मैग्मा की गहराई में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हनक्लैन हासिल करना चाहता हो। हनक्लैन हमेशा से रूथलेस बिहेव करता आया है। इन्हें जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये काम उनके लिए काफी आसान है। जियान भी कहता है, इस बार यहाँ पे पहुंचने वाले लोग इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे, लेकिन काफी जल्दी यहाँ पे हनक्लैन की पूरी आर्मी अराइव होगी। उस समय ये जगह एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में बदल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहना बिल्कुल सही नहीं है। ये सुन के सूचियान और बाकी लोग बिटर तरीके से हंसी सकते थे। ये इतना बड़ा पहाड़ न जाने कहाँ से टूट पड़ा है। ये तो चुपचाप से स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। आखिर किसने सोचा था कि इतनी बड़ी परेशानी को आकर्षित कर लेंगे, और तो इस परेशानी का सोर्स इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है। सूचियान साय करते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सभी यहाँ पे सही समय पे पहुंचे नहीं होते तो ब्लैक कॉर्नर रीजन की गलियां खून
से भर गई होती है। कुछ समय पहले हनक्लैन के उन लोगों की टेक्निक्स को सूचियान ने खुद विटनेस किया था। अगर जियान यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ होता तो फिर लाशों के पहाड़ और खून की नदियां बन जाती। जियान हंस के सबको कंफर्ट करते हुए बोलता है, फर्स्ट एल्डर रिलैक्स, भले ही हनक्लैन पावरफुल हो, हमारे अलायंस की आर्मी भी उनसे डरती नहीं है। हम उन्हें जान अकेडमी को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। सूचियान अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं अकेडमी बस छोटी सी बात है, जब तक सभी लोग सही रहते हैं ये सबसे अच्छा है। तुरंत ही उनकी आंखें देखती हैं जियान को। उनके चेहरे पे एक जेंटल और खुशी से भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहते हैं इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब वो छोटा सा लड़का एक ट्रू एक्सपर्ट बन चुका है। हाँ, ये सुन के जियान का चेहरा भी सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है जिस तरीके से फर्स्ट एल्डर ने मेरा ध्यान रखा, मैं जियान से कभी नहीं बोलने वाला। जियान की बोलने की आवाज बहुत ही सिंसियर होती है। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूचियान को जियान का आधा टीचर बोला जा सकता है। जब वो पहले एकेडमी में पहुंचा था तो सूचियान ने उसके कई मामलों में हेल्प करी होती है। उस समय जियान के पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता। वो बस अपने दिल की नफरत को लेके जामा एम्पायर से भाग के जियान एकेडमी में आया होता है। सूचियान अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरी एकेडमी में आए थे, मेरा तुम्हारा ध्यान रखना फर्ज था। बगल में बैठे मेंटियांची अजीब तरीके से हंस के बोलते हैं, ये छोटा सा लड़का स्ट्रेंथ में हमारे क्लैन हेड के बराबर है, लेकिन इस एकेडमी के स्टूडेंट होने की वजह से लगता है अभी मेरी पोजीशन इससे ऊंची है। वो जियान को पहले से ही मॉन्स्टर मानते थे। उनकी जियान से पहली मुलाकात एम्प्टी रियल्म के लाइटिंग पूल में होती है। तब जियान बस एक दूसरी क्लास का एक्सपर्ट था। हाउएवर किसी ने भी सोचा नहीं होता कि जब वो अगली बार मेंटियांची से मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ मेंटियांची से कई गुना आगे बढ़ चुकी होगी। ऐसी ट्रेनिंग स्पीड को देख के मेंटियांची भी अंदर से कड़वाहट महसूस करते हैं। आखिरकार पूरे दुखी कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट का नाम खाली नहीं है। और जब वो सोचते हैं कि ये टॉप एक्सपर्ट उनके जियान एकेडमी से बाहर निकला है, उन्हें भी अपने दिल में गुदगुदी महसूस होती है। मेंटियांची के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के जियान हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाता है। वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ओल्ची, तुम्हें इस समय के दौरान चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप हनक्लैन की किसी भी एक्सपर्ट को डिस्कवर करते हो, आपको तुरंत ही वार्निंग इशू करनी है। अलायंस आपकी मदद करने के लिए तुरंत ही पहुंचेगी। जूनर भी अपनी पलकें झपकाती हुई बोलती है, बिग बद्दर जियान। इस समय जियान की आंखों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी। वो एक डीप आवाज में कहता है, मैं मैगमा वर्ल्ड में जाऊंगा। उसे कंफर्म करना होगा कि मैगमा वर्ल्ड के नीचे आखिर क्या चीज है। जब जियान कहता है वो मैगमा वर्ल्ड में फिर से जाने वाला है, ये सुन के सूचियान भी चौंक जाते हैं। लेकिन जब वो सोचते हैं कि जियान की स्ट्रेंथ कैसी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है, वो अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं। हालांकि मैगमा वर्ल्ड मिस्टीरियस और अनफेथमेबल है, लेकिन जियान की ऐसी स्ट्रेंथ है, उसके लिए वहां से सेफली बाहर आना कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। ये सुन के जूनर अपनी भौं से घोट के एक चिंता भरी आवाज में बोलती है, बिग ब्रदर जियान, क्यों ना मैं आपके साथ नीचे चलूं? अगर एंशिएंट गॉड मेंशन सच में नीचे मौजूद होता है तो फिर वहाँ पे कैसे डेंजर्स प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में वो भी इमेजिन नहीं कर पा रही है। कोई भी चीज जो ही दूधी से संबंधित होती है उसका सिंपल होना पॉसिबल नहीं है। जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, हम में से बहुत कम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तुम सभी को मिलकर एकेडमी का ध्यान रखना होगा, बाकी सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ दो। उसकी अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर मैगमा वर्ल्ड के बॉटम में उसे हंटी के कंपेरेबल एक्सपर्ट भी मिलता है, तब भी भले ही जियान दूसरी पार्टी को हरा ना पाए, उसके लिए अपनी जान बचा के भागना कोई बड़ी बात नहीं है। जियान को ऐसे जिद पे अड़ती हुई देख जूनर भी कुछ और नहीं कहती। वो हल्के से नोड करके जियान को कुछ और चेतावनियां देती है। जियान एक ऐसा इंसान होता है जिसे चीजों को डिले करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अब वो निर्णय पे पहुंच चुका है। अब और भी समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बचा। वो सीधा खड़ा हो जाता है। जियान कहता है, चलो डिले नहीं करते, मैं तुरंत ही जाता हूँ। ये सुन के सूचियान और बाकी लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर सभी नोड कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की टावर के बॉटम को देखते हैं। इस समय जियान मैगमा वर्ल्ड के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। जैसे वो अपने हाथ से एक बार पीछे आने का इशारा करता है, ब्लेजिंग स्काई की टावर के नीचे से कई इनविजिबल फ्लेम्स इकट्ठी होने लगती हैं। काफी जल्दी उसके हाथ में एक फ्लेम का क्लस्टर बन जाता है। इस इनविजिबल फ्लेम को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है, फॉल इन आर्ट फ्लेम, हाँ, इसे देखे हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, अब ये काफी ग्रो हो गई है। ये वही बेबी फॉल इन आर्ट फ्लेम होती है जिसे जियान ने पहले मैगमा वर्ल्ड में से एक्वायर किया था। अब 10 साल तक ग्रो होने के बाद ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सूचियान भी हंसने लगे थे। वो कहते हैं, इस चीज के ऊपर हमारे बहुत एफर्ट्स लगे हैं। इस फॉल इन आर्ट फ्लेम को ग्रूम करने के लिए पिछले इन सालों में सूचियान अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि उनके एफर्ट्स बर्बाद नहीं जाते। अभी का ब्लेजिंग स्काई की टावर पहले से कई गुना इफेक्टिव है। आफ्टर ऑल, पहले की वो मैच्योर हो चुकी फॉल इन आर्ट फ्लेम उनकी ऑर्डर्स को मानती नहीं थी। वहीं पे अभी की ये फॉल इन आर्ट फ्लेम जिसकी वो शुरुआत से देखभाल कर रहे हैं, वो सूचियान का बिल्कुल विरोध नहीं करती है। ये सुन के जियान स्माइल करता है। चुटकी हो जाती है ये फ्लेम जो कि उसके हाथ में क्वेवर हो रही थी, वो फिर से वापस चली जाती है। वो एक बार मुड़ के फिर से जूनर को देखता है। जियान कहता है, मेरे वापस आने का इंतजार करना। ये सुन के जूनर सॉफ्ट आवाज में कहती है, ठीक है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। उसका शरीर एक ही फ्लैश में एक काले रंग की रोशनी में बदल के सीधा मैगमा वर्ल्ड की टनल में एंटर कर जाता है। चाहे जियान को मैगमा वर्ल्ड में आए हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया हो, अभी भी मैगमा वर्ल्ड पहले की तरह लाल होता है। इसे एक बार देखने पे इसके अंत को देखा नहीं जा सकता। अभी जियान इस मैगमा के ऊपर सस्पेंडेड था। उसके एक इशारे पे थोड़ी दूरी पे
पे एक गहरी सी गुफा बन जाती है। तुरंत ही हम उसके चेहरे पे मुस्कान को आती हुई देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे जियान को अपनी पुरानी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस याद आ गया हो। वो कहते हैं मैं फाइनली यहाँ पे वापस आ गया, लेकिन इस बार मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ कि नीचे आखिर क्या राज छिपा हुआ है। नीचे देख रही जियान की आंखों में हम एक इंटेंसिटी को राइज होती हुई देखते हैं। तुरंत ही उसके शरीर में से प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम रिलीज हुई थी। फाइनली वो एक फायर ग्लो में बदल के एक स्प्लैश की आवाज के साथ सीधा मैग्मा में चली जाती है। जैसे ही मैग्मा में एंटर करती है हम कई बड़ी बड़ी वेव्स को बनती हुई देखते हैं। वेल इस फ्लेम के अंदर जियान होता है वो काफी जल्दी मैग्मा के डीपर रीजन में जाने लगा था। जब आसपास का मैग्मा उसके 5 फीट के रेडियस में आने की कोशिश करता था तो वो अपने आप ही वेपराइज हो जाया करता था। प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की स्टैंड के साथ ये बात साफ हो जाती है कि इस मैग्मा के पास जियान का रास्ता रोकने की ताकत नहीं रही है। अब भी जियान पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ता है। बस 10 मिनट से कम के समय में वो मैग्मा वर्ल्ड की काफी गहराइयों में पहुंच जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी बॉडी स्लो भी हो जाती है। लेकिन चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा को देखने के बाद भी जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम रहते हैं। वो इस समय से कई ऑब्स्क्योर औरों को सेंस करता है जो कि उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक इंडिफरेंट स्माइल आती है। वो कहता है मैग्मा क्रीचर्स। हाँ, तुरंत ही जियान अपने पैरों को नीचे हल्के से प्रेस करता है। तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में से एक पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन रिलीज होती है। एक इंस्टेंट में आसपास का मैग्मा एकदम ब्लास्ट हो गया था। कई फिगर्स जो कि इसमें छिपे होते हैं वो कुई कुई की चीखें निकालती हुई दूर चले जाते हैं। जब चीखों की आवाजें अपीयर होती हैं जियान के आसपास की मैग्मा फ्लक्चुएशंस और भी इंटेंस हो गई थी। फिर जियान को इन ब्राइट रेड फिगर्स का झुंड दिखाई देता है। ये सभी चारों तरफ से जियान को घेर रहे होते हैं। इन लिजार्ड जैसे मैग्मा क्रीचर्स को देखने के बाद जियान की आंखें थोड़ी दूरी पे पहुंच हुई थी। वहाँ पे 2 पूरी तरह से क्रीम व्हाइट लिजार्ड एकदम स्टाइल से खड़े होते हैं। ये बाकी के इन क्रीचर से थोड़े ओल्ड लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन दोनों लिजार्ड की स्ट्रेंथ एक्चुअली में बेंचिंग क्लास में पहुंच चुकी होती है। इन दोनों लिजार्ड्स को देख के जियान की आंखों में अचानक से एक लाइट फ्लैश होती है। ऐसा लगता है उसे कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। वो कहता है तभी मैं कहूँ कि टियानजिन कैसे स्ट्रेंथ के बाद भी यहाँ पे जान कैसे चली गई। तो फिर इन लिजार्ड्स के बीच में ऐसे एग्जिस्टेंस भी मौजूद है। जियान अंदर से खुशी भी मनाता है। अच्छी बात है कि पहले उसकी इनसे मुलाकात नहीं हुई, वरना इन दोनों में से किसी का भी एक थप्पड़ जियान को खत्म करने के लिए काफी था। जब जियान शॉक फील कर रहा होता है तो इन दोनों लिजार्ड्स में से एक इंसानी भाषा को बोलने लगता है। वो कहता है इंसान, ये गॉड की टूम्ब है, तुम्हें इस जगह पे आना नहीं चाहिए, जल्दी से वापस लौट जाओ, वरना अगर तुम्हारी वजह से कहीं गार्डियन जाग जाता है तो फिर तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं पाएगा। हालांकि इसके मुंह से बाहर आने वाली भाषा थोड़ी सी अनफेमिलियर सी लगती है, लेकिन ये शब्द जियान को समझ में आ रहे थे। जियान कहता है टूम्ब ऑफ गॉड और गार्डियन। इन दोनों टर्म्स को सुन के जियान की आंखें फ्लैश होती हैं। इस समय मैग्मा और भी लाल हो चुका था। जियान जो कि अपनी बाहों को अपने चेस्ट के सामने क्रॉस करके खड़ा होता है, उसकी आंखें देखती हैं सामने के उन मिस्टीरियस क्रीचर्स को। जियान हंस के बोलता है क्योंकि यहाँ पे एक गार्डियन है तो फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो किस चीज को गार्ड कर रहा है। इस समय वो दोनों सफेद रंग के लिजार्ड पीपल जियान को एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होते हैं। वो एक चिली आवाज में कहते हैं इंसान, अगर मरना नहीं चाहते हो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। इन दोनों के मुंह से जैसे ही शब्द बाहर आए थे तो फिर बाकी के लिजार्ड पीपल भी अपनी आंखों को और भी फेरोशियस कर लेते हैं। इनके शरीर के वो स्केल्स और भी डार्क हो जाते हैं। खैर अभी जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। भले ही चारों तरफ से ऐसा मर्डरस इंटेंट एमिट हो रहा हो, उसके चेहरे के हाव बिल्कुल बदलते नहीं है। अगर वो ऐसी लाइनअप से पहले मिला होता तो शायद उसका दिल बैठ जाता, लेकिन अब सिर्फ 2 बेंचिंग एक्सपर्ट्स के साथ कुछ और मामूली से क्रीचर्स, ये जियान के बिल्कुल खतरा नहीं है। जियान हंस के बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं मैग्मा वर्ल्ड के बॉटम में जरूर जाऊंगा। ये कहने के बाद जियान का शरीर बिल्कुल मूव नहीं होता, लेकिन उसकी आईब्रोज के बीच में से बहुत ही तेजी से माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगती है। जैसे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैली थी आसपास का पूरा मैग्मा एकदम ट्रेम्बल हो जाता है। इसमें से हल्की सी बजिंग की आवाजें बाहर आने लगी थी। अगले पल में कई 5 लिजार्ड्स पीपल की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। एक भयंकर सा स्पिरिचुअल प्रेशर जो कि उनकी सोल्स के अंदर से आ रहा था, उसकी वजह से ये सभी अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाते। इनकी जो फॉर्मेशन होती है हम उसे एक ही पल में बिगड़ते हुए देखते हैं। ऐसे सीन को देख के वो दोनों सफेद रंग के 5 लिजार्ड पीपल एकदम शॉक में चले गए होते हैं। खैर इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाते, उनके सामने का मैग्मा अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। एक अल्टीमेट लेवल की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन इन दोनों के शरीर से जाकर टकराई थी। बैंग की आवाज के साथ मैग्मा की वेव दसियों हजार फीट पीछे जाती है और इन दोनों व्हाइट लिजार्ड पीपल की भी कट्टी पतंग बन गई थी। इनके मुंह से लगातार खून बाहर आता है। वहीं पे अब जब इनकी आंखें जियान को देख रही होती हैं, इनमें एक शॉक और फियर देखा जा सकता था। इस समय जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सीरियस हो गया था। वो एक थंडर जैसी आवाज में कहता है गेट लॉस्ट। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन वॉरेंट तरीके से फैलने लगती है। इसकी वजह से तुरंत ही जियान के आसपास का 100,000 फीट का मैग्मा एरिया बड़ी बड़ी वेव्स को बनाने लगता है। कई बैंग 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 की आवाजों के साथ ये लिजार्ड पीपल दूर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। बात बस ऐसी होती है कि जियान यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। भले ही उसने इन सभी 5 लिजार्ड पीपल को पीछे भेज दिया हो, लेकिन वो इनकी जान नहीं लेता। आफ्टर ऑल वो इस जगह से कुछ खास फैमिलियर नहीं है। जियान भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि अगर वो इन अजीब से 5 लिजार्ड क्रीचर्स के साथ फालतू मारकाट
गार्ड में लग जाता है तो फिर कैसे अनएक्सपेक्टेड चेंज होंगे। रिगार्डलेस अभी की सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस जगह को इस दुख की कॉन्टिनेंट के लास्ट 2 दिन छोड़ा हो। यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अभी जियान ने इस मैगमा में खलबली मचा दी होती है। वो सभी खतरनाक दिखने वाले 5 लिजार्ड पीपल शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दूर चले जाते हैं और दूर से इस डीमन गॉड जैसे फिगर को देख रहे थे। उस पिछले टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से उनकी रूहें अभी भी कांप रही हैं। हमारा ध्यान गया था उन दोनों सफेद रंग के 5 लिजार्ड लोगों पे। वो अपने मुंह में आई खून को दोबारा से गटक के अपनी होश आवाज में बोलते हैं, जो कि इस गॉड की टूब में पैर रखने की हिम्मत करेगा उससे डिवाइन पनिशमेंट को सफर करना होगा। ऐसी धमकी को सुन के बस जियान एक स्माइल पास करता है, लेकिन अब उसका दिल और भी सर्टन हो गया था। इस मैग्मा के नीचे जरूर कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ये जिस गॉड की टूम के बारे में बात कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन ही होगा। जैसे जियान इसके बारे में सोचता है उसकी आंखें एकदम फायरी हॉट हो जाती हैं। वो अपने सूखे होठों को लिक करते हुए नीचे के ब्लैक मैग्मा को देखता है। जियान को ऐसा लगता है इस बॉटमलेस मैग्मा की गहराइयों में कोई डरावनी चीज मौजूद है, क्योंकि इसकी वजह से जियान के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जियान को उससे बड़बड़ाते हुए बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि मैं सही हूँ। फिर उसकी बॉडी मूव हुई थी। वो एक फायर ग्लो में बदल के बिजली की रफ्तार से नीचे जाने लगता है। जियान के फिगर को देख के वो 5 लिजार्ड पीपल कुछ समय तक हेजिटेट करते हैं, लेकिन अंत में जाके वो फिर से जियान का रास्ता नहीं रोकते। जैसी पिछली सिचुएशन थी वो साफ तौर पर जानते थे कि जियान ने यहाँ पे दया दिखाई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऑलरेडी मर चुके होते। वो दोनों सफेद रंग के 5 लिजार्ड पीपल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर वो दोनों कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं, मूर्ख इंसान, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। इनकी बॉडी फिर से मूव हुई थी। ये दूर मैग्मा में चले जाते हैं। अब क्योंकि जियान का कोई रास्ता रोकने वाला नहीं होता, उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन जियान रिगार्डलेस है कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो वो इस मैग्मा के अंत तक जा नहीं पाता। अब उसके सामने का वो रास्ता और भी विस्कस और ब्लरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन की वजह से जियान की भौं से कुड़ गई थी। बस बात ऐसी होती है कि जियान के पास गिव अप करने का विकल्प नहीं था। उसने भी सोचा नहीं होता कि मैग्मा वर्ल्ड इतनी ज्यादा गहराइयों को रखता होगा। शायद ऐसा काम कोई इंसान की पावर कर नहीं सकती है। पर जब तक कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होगी। जियान हल्के से हंस के बोलता है, मैं भरोसा नहीं करता हूँ कि इसका कोई अंत नहीं है। उसका शरीर फिर से किसी टूटते हुए तारे की तरह आगे बढ़ता है। जहाँ जहाँ से वो पास हो रहा था वहाँ पे हम वैक्यूम को बनते हुए देखते हैं। इस समय जियान की एनर्जी इस मैग्मा को तबाह कर रही थी। जियान को भी आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होती, न जाने कब, लेकिन अब सामने का मैग्मा जो कि ओरिजिनली लाल हुआ करता था अब पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका होता है। इस मैग्मा के रंग बदलने की वजह से जियान की स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है। ऐसा लगता है इस मैग्मा के अंदर कोई मिस्टीरियस हीट छिपी हुई है। इस हीट एनर्जी को कम समय में प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को भी रिफाइन करने में परेशानी हो रही थी। आसपास के ऐसे बदलाव को देख के जियान की आंखों में एक अलग ही चमक आती है, लेकिन जब उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है हम उसकी आंखों की कॉन्शियसनेस को और भी डेंस होती हुई देखते हैं। वो तुरंत ही अपनी आगे बढ़ते शरीर को वहीं पर रोक लेता है। जैसे ही जियान की बॉडी यहाँ पे होल्ड पे आई थी, पफ की आवाजों के साथ जियान के आसपास का मैग्मा एक्सप्लोड होता है। इस समय जियान की आंखें सामने की तरफ देखती हैं। उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ये बता रहा होता है कि वो मैग्मा के अंत पे आ गया है, लेकिन तब भी उसे एंडलेस मैग्मा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जियान की आंखें लगातार फ्लैश होती हैं, लेकिन अचानक से हम उसे अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। उसके हाथों को प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम ढकती है। फिर वो सामने के मैग्मा को टच करता है। बस जैसे ही जियान के हाथ और उस मैग्मा के बीच में कांटेक्ट हुआ था हम उसके सामने के स्पेस को तेजी से फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं। उसका हाथ सीधा गायब हो जाता है। ये चीज कुछ जिस तरीके से होती है जैसे उसने किसी दूसरे रियल्म की बाउंड्री को टच कर लिया हो। अपने सामने के सीन को देख के जियान ने भी ठंडी सांस भरी थी। वो कहते हैं मैग्मा वर्ल्ड के बॉटम में एक और रियल्म है। हाँ, इस समय जियान के पास भी एक रियल्म को बनाने की एबिलिटी है, लेकिन मैग्मा के बॉटम में इस तरीके की दुनिया को बनाना ऐसा शायद हैंडी या फिर कोई युआन भी नहीं कर सकते। जियान हंस के बोलता है, तोशे एंशिएंट गॉड सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हैं। इस समय उसके दिल में एक शॉक अपीयर हुआ था। पिछले 10,000 सालों में बस एक ही ऐसा एग्जिस्टेंस रहा है जिसके पास ऐसी एबिलिटी हो, और वो बस दूध ही होता है। इससे जियान 80% श्योर हो गया था कि तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन यहीं पे एग्जिस्ट करता है। इस समय जियान की आंखें एक्साइटमेंट से भर चुकी होती हैं। वो बस एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करने के बाद सीधा दांती मीस के अपने पैरों को आगे बढ़ा देता है। वो एक बड़े से कदम को लेके इस मैग्मा वर्ल्ड के बॉटम के दूसरे रियल में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो उस मिस्टीरियस स्पेस में एंटर हुआ था उसके कानों में लगातार जानने वाली वो मैग्मा फ्लो की आवाजें पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। इस समय जियान को अपने सामने को नई दुनिया दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी शांति फैली होती है। ऐसे लगता है जैसे ये जगह हजारों सालों से सुनसान पड़ी हो, क्योंकि ये पूरा रियल्म एक बहुत ही एंशिएंट सैंड से भरा होता है, जिसे तुम एंशिएंट डेसोलेट ऑरा भी बोल सकते हो। धीरे से जियान की आंखें इस पूरी जगह को देखती हैं। ये जगह पूरी तरीके से खाली थी। वैसे यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता। हालांकि जियान की भौं से कुड़ गई होती है, लेकिन वो सतर्क तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। हम उसे इस खाली स्पेस के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। कुछ समय के बाद वो फाइनली एक जगह पे जाकर रुकता है और उसकी आंखें देखती हैं सामने के स्पेस को, क्योंकि वहाँ पे एक हल्का सा लाइट का क्लस्टर सस्पेंडेड होता है। वैली एक दरवाजा था और इसका आकार 100,000 फीट से भी ज्यादा का होगा। ये पत्थर से बना दरवाजा इस खाली स्पेस में
चुपचाप से खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे जब से दुनिया बनी है तब से दरवाजा यहाँ पे मौजूद है। और तो जियान सेंस करता है कि इस दरवाजे से एक एंशिएंट डेसोलेट ऑरा एमिट हो रहा होता है। इस पत्थर से बने दरवाजे के सामने एक पत्थर से बना स्क्वायर भी मौजूद था। इस समय जियान उस स्पॉट पे जाके रुका था जिसकी और उस एंशिएंट डोर के बीच में काफी दूरी होती है। उसकी वो डल हो चुकी आंखें सामने इस मिस्टीरियस सीन को देखती हैं। अभी जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या सोचे। इस मेजेस्टिक स्टोन डोर के सामने जियान किसी चींटी की तरह लग रहा था। उसने अभी रियलाइज नहीं किया होता, लेकिन न जाने कब उसके दिल में एक रिस्पेक्ट सी जाग गई थी। लेकिन काफी जल्दी जियान अंदर से एकदम अलर्ट भी हो जाता है। इस स्टोन डोर में से जियान को ऐसी इम्पल्स आ रही थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पूरी जगह ही बहुत ही मिस्टीरियस और अनफेथमेबल लगती है। उसकी आंखें जो कि उस दरवाजे को देख रही होती हैं वो फाइनली जाती हैं उसके ऊपर की तरफ। वहाँ पे कुछ एंशिएंट वर्ड्स मौजूद होते हैं। जब वो नजर इन शब्दों के ऊपर पॉज हुई थी, हम उसकी आंखों को एकदम छोटा होते हुए देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे श्रिंक होना। उसकी धड़कनें तुरंत ही बढ़ जाती हैं। ये थे एंशिएंट गॉड मेंशन। ये एंशिएंट से दिखने वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनमें ऐसी पावर छिपी हो जो इस दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। इन 3 एंशिएंट वर्ड्स को पढ़ने के बाद फाइनली जियान के चेहरे पे वो ब्राइट स्माइल आई थी। वो कहते हैं मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन जियान के चेहरे की जो मुस्कान की चमकान होती है उसे बस आई एक पली हुआ होता है। तभी अचानक से जियान का दिल ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे ऑब्जर्व कर रही हो। ऐसी फीलिंग की वजह से जियान का दिल एकदम मैक्सिमम अलर्टनेस में आ जाता है। उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं, लेकिन वो किसी चीज को ढूंढ नहीं पाता। एक पल के बाद उसकी आंखें नैरो हो गई थी। हम धीरे से जियान को अपने सिर को झुकाते हुए देखते हैं। साथ ही में एक फायर पिलर उसकी उंगली से शूट हुआ था। ये आग की रोशनी नीचे के अंधेरे में फैलती है। इस समय जियान की आंखें एकदम वहीं पे थम गई थी। वो नीचे के स्पेस को स्टन्ड एक्सप्रेशन साथ देखता है। अभी जियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून जैसे फ्लो होना बंद हो गया हो। वो कहता है ये उसे ऐसा लगता है कि अभी उसकी त्वचा एकदम एक्सप्लोड हो रही हो। अब भाई ऐसा क्या देख लिया जियान ने? ऑथर ने उसके बिना बताए ही हमारे इस एपिसोड को खत्म कर दिया है। देखो तुम लोग भाई को ब्लेम मत करना, चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता हूँ। और प्लस दूसरी बात ये है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता भी देता हूँ तब भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी अधूरी रह जाएगी। इस वजह से हम इस पूरे मामले के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जान रहे होंगे, जहाँ पे हमें ये मिस्टीरियस क्रीचर तो दिखाई देगा ही, जियान के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और फिर शुरुआत होने वाली है बिग बैटल की, ऑफ कोर्स, जिसका कारण एंशिएंट गॉड मेंशन है। सो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। मैं इस एपिसोड को मेंबर्स के लिए शाम को अवेलेबल करवा दूंगा। सो हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बनना आप कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो डोंट वरी, आपको कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। आप सभी मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ ये सभी को एपिसोड कैसा लगा है। इस नोवेल स्टोरी के बाद हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारा भाई भी इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सो आप सभी अपने सजेशंस को कमेंट्स में जरूर शेयर करना। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। जिन्होंने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो फिर उसे डायरेक्टली लेफ्ट हैंड क्लिक करके देखा जा सकता है। हम काफी जल्दी एनिमे गार्डन पे भी नए कंटेंट को लाना शुरू करने वाले हैं। सो फटाफट उसे ज्वाइन कर लो। उसका डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ मैं राइट साइड में। चलो हम मिलते हैं वीडियो को उस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।